फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले एक नया सब्जेक्ट जो कि है पैथोफिजियोलॉजी, जो कि हमने लिया है बी फार्म फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में और सेल इंजरी के बारे में। आज हम इसमें ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, बस हम थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे और थोड़ा सा सेल इंजरी के बारे में देखेंगे। फिर इसके आगे हम अब इसमें पैथोफिजियोलॉजी में जो इसके लेक्चर्स हैं वो हम अब रेगुलर कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है, ठीक है। व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी? इट इज़ अ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ये पैथोफिजियोलॉजी मेनली दो वर्ड से बना हुआ है, पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। यहाँ दो वर्ड हैं, पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। अब हम इनको देखते हैं कि ये होते क्या हैं। व्हाट इज पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी? तो पहला है पैथोलॉजी। क्या कहता है? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज द कॉज, नेचर एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज। पैथोलॉजी क्या है? ये एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसमें कि हम क्या स्टडी करते हैं? कॉज, नेचर एंड इफेक्ट ऑफ अ डिजीज। कोई भी बीमारी है, डिजीज, उसके बारे में हम इसमें जानते हैं कि उसका कॉज क्या, उसका कारण क्या था, उसका नेचर क्या है, जो भी डिजीज हुई है किस वजह से हुई है, उसका कारण क्या है, और जो डिजीज हुई है उसका इफेक्ट क्या होगा। हम इसमें वो सब चीज़ें पढ़ते हैं पैथोलॉजी में। उसके बाद है फिजियोलॉजी। हमने इससे पहले फिजियोलॉजी की डेफिनेशन हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, जो कि हमने पढ़ी थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, लेकिन हम दोबारा से देख लेते हैं इसको। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस की जिसमें कि हम क्या स्टडी करते हैं? डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग। जो भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जो उनकी पूरी फंक्शनिंग है, नॉर्मल फंक्शनिंग, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो वही होता है हमारा फिजियोलॉजी। अब जब ये दोनों वर्ड्स मिल के जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या कहता है? स्टडी द फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज। कोई भी बीमारी है उसके बारे में पूरी इसकी फंक्शनिंग, सब कुछ, जो उसका नेचर, इफेक्ट वगैरह सब कुछ उसमें स्टडी करना, उसी को हम क्या कहते हैं? पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि इट इज़ द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्ड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी सेल्स, टिश्यूज़ वगैरह हैं, इनमें अगर कोई भी डिसऑर्डर हो जाता है, कोई भी दिक्कत आ जाती है और जो कि क्या बाद में जाकर डिजीज़ कॉज करती है, उसके कारण के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। प्रोसेसेस दैट एसोसिएटेड विद द डिजीज़ और इंजरी और डिजीज़। वही इंजरी मतलब होता है कि किसी भी चीज़, किसी भी सेल्स में कोई भी प्रॉब्लम आ जाना, एक्सटर्नली या इंटरनली, उसी को हम इंजरी कहते हैं, खराबी आ जाना, या फिर कह सकते हैं कि उसमें एबनॉर्मलिटीज़ हो जाना, ठीक है। अब हम इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे आगे काम आएंगे, हमें पढ़ने हैं इसमें पैथोफिजियोलॉजी में। जैसे कि ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या होता है? ईटियोलॉजी होता है इट इज़ अ स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ डिजीज़। मतलब कि हम इसमें पढ़ते हैं जो डिजीज़, बीमारी हुई है, उसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या है, ठीक है। तो ईटियोलॉजी होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ अ डिजीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होता है? इट इज़ द मोड और मैनर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। मतलब कि क्या है? ये डिजीज़ का डेवलपमेंट का एक मोड है और एक मैनर है कि इस प्रकार से जो डिजीज़ है वो हुई है और क्या क्या उसने कौन कौन से ऐसे फेजेस क्रॉस किए हैं जिसकी वजह से वो एक उसने अपना जो रूप लिया है डिजीज़ का, वो क्या कौन कौन सी फेज को उसने क्रॉस कर करके वो लिया है। मतलब पैथोजेनेसिस एंटर से लेके और जो उसने लास्ट में जो भी उस पैथोजन, जो भी जिस वजह से वो डिजीज़ हुई है, उसका पूरा मोड ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, जो भी डिजीज़ हुई है उसका विकास कैसे हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक हम उसमें ये सब जानते हैं पैथोजेंस के बारे में, उसी को हम कहते हैं पैथोजेनेसिस, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल इंजरी, जो हमें बेसिकली पढ़ना है इसमें पैथोफिजियोलॉजी में। जो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या होता है? Cell injury or cell damage is a variety of changes of stress that a cell suffers due to the external as well as internal environment. सेल इंजरी क्या है? और हम इसे सेल डैमेज भी कहते हैं। किसी भी सेल का डैमेज होना, खराब होना, या उसमें कुछ भी दिक्कत, इंजरी हो जाना, इज अ वेराइटी ऑफ चेंजेस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, इंटरनल
और एक्सटर्नल स्ट्रेस, ठीक है, दैट अ सेल सफ़र, जो भी कोई स्ट्रेस होता है जो कि एक सेल को सफ़र करना पड़ता है, एक सेल को फेस करना पड़ता है ड्यू टू एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब कि जो स्ट्रेस है वो इंटरनल भी हो सकता है, बॉडी के अंदर से भी हो सकता है, और एक्सटर्नल भी हो सकता है, बाहर, बॉडी के बाहर से भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेस। अब हम इसमें जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, मतलब कि सेलुलर स्ट्रेस क्या होता है। इट इज़ द सेल्स रिएक्शंस टू एनी एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशनर। मतलब कि एक ये ऐसा सेल का स्ट्रेस क्या है, एक ऐसा सेल का रिएक्शन है जो कि टू एनी एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, कुछ भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में एडवर्स होता है, मतलब कुछ भी उसको सेल को लगता है कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, ये मेरे लिए एडवर्स है, मेरे लिए ख़राब है, बेकार है, जो भी है, तो उस कंडीशन में जब सेलुलर लेवल, उससे क्या होगा, अगर सेल के लिए कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है उसका होम्योस्टेसिस लेवल क्या होगा, उसका बिगड़ जाएगा। मतलब कि हमने पढ़ा था पहले होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखना, ताकि क्या हो, जो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो इजीली वर्क करते रहे, ठीक है। तो अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो क्या होगा, जिससे कि सेल का जो होम्योस्टेसिस कंडीशन है वो अगर इक्विलिब्रियम में नहीं रहती है, अप एंड डाउन हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेल क्या करेगा, सेल स्ट्रेस फेस करेगा। अब जो कॉजेज ऑफ सेल इंजरी के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। एक्सपोजर टू टॉक्सिन, मतलब कि टॉक्सिन्स के साथ में उसका मिलना, किसका, सेल का। जैसे कि मान लो कोई भी केमिकल है जो कि किसी सेल के लिए अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है, टॉक्सिन्स हैं जो कि सूटेबल नहीं है किसी भी सेल के लिए, और अगर उसके साथ में सेल क्या हो जाए, अगर उसके साथ में सेल मिल जाए या उससे कभी सामना हो जाए सेल का, कोई टॉक्सिन है, कोई केमिकल है उससे, तो क्या होगा, उससे भी सेल इंजरी हो सकती है। मैकेनिकल डैमेज कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है, इसमें ट्रॉमा वगैरह आ जाता है। थर्ड है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में भी कभी अप एंड डाउन आ जाते हैं, ज़्यादा हीट हो जाती है, ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि सेल इंजरी हो सकती है, सेल इंजरी का कारण वो बन सकता है टेम्परेचर। फिर फोर्थ वन है हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया होता है कि मतलब ऑक्सीजन लेवल में कमी आ जाना। अगर सेल में ऑक्सीजन लेवल नहीं होगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज सेल्स को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सेल के अंदर कोई भी स्ट्रेस आ सकता है। जेनेटिक्स, और ये जेनेटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है कि कोई भी जो भी सेल में इंजरी हुई है वो जेनेटिकली बेस पे हुई है, मतलब कभी हुई होगी, फिर उसके बेस पे ये हो सकती है, ठीक है। अब हम इसमें ये पढ़ते हैं कि सेल इंजरी मतलब किस किस तरीके से, क्या क्या इसका फ्लो चार्ट के रूप में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, किस टाइप से है। कोई एक नॉर्मल सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल अपनी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, जो भी इसका सेल का जो फंक्शनिंग है वो कर रहा है। अब क्या होगा, अगर इसको स्ट्रेस आएगा, इस पर अगर इस पर स्ट्रेस आएगा तो पहले सेल क्या करेगा, सेल पहले अडेप्टेशन करेगा, मतलब कि अडप्ट करेगा सेल। ऑब्वियसली बात है, अगर थोड़ी बहुत भी सेल में कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, डायरेक्टली कोई भी चीज़ इतनी बड़ी ज़्यादा नहीं बन जाती। कोई डिजीज़ क्या करती है, पहले जो सेल होता है उसमें कुछ खराबी आना उसको दिखता है, स्टार्ट हो रहा है कुछ, तो पहले वो अडप्ट करेगा, मतलब कि उसमें जीने की, मतलब उस कंडीशन में जीने की क्षमता रखेगा, मतलब कि वो सोचेगा कि मुझे इस कंडीशन में अडप्ट होना है, ठीक है, अडप्ट होगा। लेकिन अगर क्या होगा, अगर वो अडप्ट होने की पूरी कोशिश करेगा तो अडप्ट, इसे कहेंगे अडप्टेशन। बट अगर यही स्ट्रेस जो आया, अगर यही स्ट्रेस रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या होगा, वो नॉर्मल सेल दोबारा से हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है, मतलब कि स्ट्रेस नेगेटिव नहीं जाता है, मतलब स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता है, कंटिन्यूली रहता है, तो क्या होगा, इनएबिलिटी टू अडेप्ट। अगर सेल नॉर्मल सेल है, स्ट्रेस बढ़ा, उस पर कुछ भी हुआ उसका, मतलब कुछ भी जो कॉजेज़ हैं सेल इंजरी के, उसमें से अगर कुछ भी स्ट्रेस बढ़ता है
तो क्या हुआ, पहले सेल ने क्या किया, अपने को अडॉप्ट करने की कोशिश की, उस कंडीशन में जो हुआ है उसमें ढालने की कोशिश करी, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो अडॉप्ट नहीं हो पाया, किसी वजह से अडॉप्ट नहीं हो पाया, इनएबिलिटी टू अडॉप्ट। अगर सेल अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाया उस कंडीशन में तो क्या हो जाएगी, सेल इंजरी हो जाएगी। सेल इंजरी हो जाएगी, फिर क्या होगा, सेल इंजरी भी यहाँ पर दो तरह की होती हैं, एक होती है रिवर्सिबल इंजरी और एक होती है इरिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी क्या होती है, माइल्ड, मतलब कि अगर कोई सेल इंजरी हुई है वो धीरे 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 अपने को क्या करेगी, मतलब वर्क करेगी उस पर और धीरे धीरे क्या करेगी, अपने को ठीक होने के लिए प्रिपेयर करेगी। तो क्या होगा उससे, वो दोबारा से, ये रिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है, दोबारा से वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है कि वो दोबारा से कन्वर्ट नहीं होगी। दोबारा से कन्वर्ट क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्या है, प्रोग्रेसिव एंड सीवियर। जब सेल इंजरी कैसे प्रोग्रेसिव मतलब लंबे समय से हो रही होगी और सीवियर हो जाएगी तो क्या होगा कि वो इरिवर्सिबल इंजरी का रूप ले लेगी और क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि जब अगर रिवर्सिबल इंजरी हुई है किसी को तो क्या होगा, वो दोबारा से नॉर्मल सेल में अपने आप को कुछ टाइम में और रिपेयर करके कुछ भी करके क्या करेगी, नॉर्मल सेल में कन्वर्ट कर लेगी। लेकिन इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा कि वो जो सेल है वो अपने आप को, क्योंकि उसे पता है कि वो इंजरी काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, प्रोग्रेसिव चलती आ रही है और सीवियर है, ठीक है। तो क्या होगा उस कंडीशन में जो इंजरी है वो क्या करेगी, सेल डेथ, जो सेल है जिसमें इंजरी हुई है उसकी डेथ ही कर देगी। और सेल डेथ भी दो तरह की होती हैं, कैसी, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो इसमें क्या होता है, नेक्रोसिस में क्या होता है, ये होती है एक्सीडेंटल सेल डेथ और ये होती है प्री डिफाइंड सेल डेथ। मतलब कि नेक्रोसिस में एक्सीडेंटल, इसका कोई पहले से कोई वो नहीं होता, ये हो सकता है ड्यू टू एनी ट्रॉमा वगैरह, एक्सटर्नल फैक्टर्स आ सकते हैं, एक्सीडेंटल फैक्टर आ सकते हैं। इसमें जो सेल की डेथ होगी वो अचानक से होगी, ठीक है, यानी ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, प्री डिफाइंड सेल डेथ, इसमें पहले से क्या होता है, इसमें पहले से ही प्री डिफाइंड होता है कि सेल की डेथ होनी है। और ये मेनली ज़्यादातर ये बॉडी के अंदर देखा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं और मतलब डिवीजन चलता रहता है हमेशा। अगर वो सेल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट, नए मतलब पुराने ख़त्म होते हैं, नए बनते हैं, तो क्या होता है कि जो वो पुराने थे वो कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो गई, सेल डेथ। तो हमारी मतलब बॉडी सेल्स को पता था कि उनको क्या करना है, उनको ख़त्म करना ही करना है। तो वो क्या थे, वो हम उसको मान सकते हैं एपोप्टोसिस, मतलब कि प्री डिफाइंड सेल डेथ। पता थी पहले से कि हाँ कि इनको जाना ही जाना है, मतलब कि इनको फिनिश होना है, लेकिन कहीं पे किसी को चोट लग जाती है, ट्रॉमा हो जाता है उस केस में, मतलब तो क्या होगा, वो एकदम से सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम नेक्रोसिस। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमने पढ़ा इसमें पैथोफिजियोलॉजी में कुछ टर्म्स पढ़े, उसके बारे में पैथोफिजियोलॉजी में कौन से टर्म्स होते हैं, और सेल इंजरी के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो, विच इज़ NC Pharma Studies। थैंक यू।